जी हां, शुरुआत अहम खबर के साथ कर रहे हैं। बांग्लादेश में दरअसल एक और हिंदू शख्स की हत्या कर दी गई। विजेंद्र बिस्वास नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या हो गई। नोमान मियां पर हत्या का आरोप लगाए मेमनसिंह शहर में इस शख्स की हत्या की गई। तो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। टारगेट किलिंग एक और सामने आई है। बांग्लादेश में एक और हिंदू शख्स की हत्या कर दी गई। और हम क्यों कह रहे हैं द बर्निंग बांग्लादेश, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। दीपू दास के साथ भी यही हुआ था। हिंदुओं का नरसंहार जारी है। बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की हत्या, विजेंद्र बिस्वास की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। नोमान मियां ने गोली मारी और मौत के घाट उतार दिया। अचानक नोमान ने अपनी गन से फायरिंग की और विजेंद्र को गोली लगी, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। विजेंद्र में कोई विवाद नहीं था। ये बात निकलकर सामने आ रही है कि कोई बात बड़ी नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी टारगेट किलिंग यहां पर की गई है। जी हां, विजेंद्र कौन थे आपको बता दें। बांग्लादेश के ग्रामीण अर्धसैनिक बल के सदस्य थे। फैक्ट्री की सिक्योरिटी में इन्हें तैनात किया गया था। फैक्ट्री में तैनाती क्यों हुई थी, यह भी आपको बता दें। संवेदनशील जगह पर तैनात होते हैं अंसार ब्रिगेड के लोग, और विजेंद्र की तैनाती उसी लिहाज से की गई। फैक्ट्री में 20 अंसार सदस्यों को तैनात किया गया था। अंसार सदस्यों की फैक्ट्रियों, बैंकों और चुनावों में तैनाती की जाती है। यह बांग्लादेश में आम बात है। हत्या कहां पर हुई है? मेमनसिंह जिले में हुई है। बड़ी बात यह है कि यही वो इलाका था जहां पर दीपू चंद्र दास की भी हत्या की गई थी, और उसे तो किस तरह से बर्बर अंदाज में भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला था। शव को चौराहे पर जलाया गया था। वो बर्बर विभत्स तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी थी। और अभी भी दीपू दास के हत्यारों का कुछ हुआ नहीं है। और एक और घटना उसी इलाके से, ढाका से लेकर चटगांव तक बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ एक सीरियल किलिंग का पैटर्न देखने को मिल रहा है। चुनाव से ठीक पहले सिर्फ 11 दिनों के अंदर 3 बड़ी हत्याएं, विजेंद्र, अमृत और दीपू। इन्हें सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि ये हिंदू थे। ये 3 मौतें नहीं है, बल्कि पूरे समुदाय के लिए भेजा गया एक डेथ वारंट भी है। मकसद साफ है, 40 दिन बाद होने वाले चुनाव से पहले डर का माहौल पैदा करना, चुनाव को रोकना। जी और इसकी बड़ी वजह यही है कि कोई हिंदू पोलिंग बूथ तक जाने की हिम्मत ना करे। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बातें क्या सिर्फ और सिर्फ दिखावा है? क्या बांग्लादेश में 1971 और 1990 का वो डरावना दौर फिर लौट आया है? क्या ढाका को अब दूसरा कश्मीर बनाने की तैयारी की जा रही है, जहां नारा एक ही है, रालिव गालिब या शालिव, धर्म बदलो, मरो या भाग जाओ? क्या ये मैसेज देते नजर आ रहे हैं बांग्लादेश के कट्टरपंथी? लेकिन इस खून खराबे के पीछे की असली तस्वीर तो और भी ज्यादा डरावनी है। क्या हिंदुओं पर हो रही इस हिंसा की स्क्रिप्ट सीमा पार पाकिस्तान से लिखी जा रही है? क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के बीच कोई ऐसी सीक्रेट डील हुई है जिसकी कीमत हिंदुओं को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है? आज इस बड़ी साजिश का हम करेंगे पर्दाफाश। खबरें आपके सामने हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल अश्वनी सिवाच हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा नेवल कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, और सरहद पार से डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब, पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले इरशाद साहब, आपके पास ही आता हूं। ये एक सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश की क्या हाल हो गई? मतलब शेख हसीना का कार्यकाल आप उठाकर देख लीजिए, किस तरह से बांग्लादेश प्रोग्रेस की राह पर नजर आ रहा था, और आज कट्टरपंथियों ने इस मुल्क को क्या बनाकर रख दिया है। नाम आपके मुल्क का सामने आ रहा है, आपकी बदनाम खुफिया एजेंसी ISI का सामने आ रहा है, पाकिस्तान की सेना का सामने आ रहा है, जिसने कट्टरपंथियों से, बांग्लादेश के कट्टरपंथियों से मिली भगत कर ली है। क्या उसका अंजाम है ये? बहुत शुक्रिया समीर अब्बास, जनरल साहब, तमाम आपके पैनलिस्ट, आपकी को होस्ट। मैं आपको पहले तो नया साल की मुबारकबाद दूंगा एक दिन पहले ही, 12 घंटे पहले, कि खुदा करे कि ये आने वाला 2026 बहुत खूबसूरत साल हो, और इंसानियत का साल हो, और अमन का साल हो। पहले तो ये। दूसरी बात ये, क्या समीर आपको लगता नहीं कि ये हिंदू मुस्लिम फसाद करवाने में आप लोग बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं? देखिए, पहले एक बांग्लादेशी स्टूडेंट का कत्ल हुआ, उस वक्त भी आपने यही काम किया।
जलती पे आग का काम दिया। अभी अगर आपस की लड़ाइयों को भी आप हिंदू मुस्लिम फसाद की तरफ ले जाने की कोशिश करें, देखिए अगर हिंदू कोई कत्ल हुआ है तो वो हिंदू कत्ल नहीं हुआ है, एक इंसान कत्ल हुआ है, एक इंसानियत मरी है। देखिए आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर कहीं कोई इस तरह का वायलेंस हो रहा है उसका पहले सदेबाब करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि इसके महर्रिकात क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है और कौन लोग इसके पीछे हैं, उनको पकड़ना चाहिए, ना कि यही तो देखा जा रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है। पता ये चल रहा है कि टारगेटेड किलिंग हो रही है, माहौल ऐसा बना दिया है कट्टरपंथियों ने कि किसी पर भी ईश निंदा का आरोप लगाओ और उसे मौत के घाट उतार दो। दीपू चंद्र दास की हत्या में तो यही पैटर्न देखने को मिला, जब जड़ में जाने की कोशिश की जाती है तो पाकिस्तान का हाथ शामिल पाया जाता है। देखिए मैं ये कहूंगा, अर्ज करूंगा कि पहले जो बांग्लादेशी स्टूडेंट कत्ल हुआ, क्या वो भी यही काम था? आज ये कत्ल हुआ, क्या ये भी यही काम है? देखें उनका इलेक्शन होने दें, उनकी हुकूमत बनने दें, उनके मुल्क में अमन होने दें। इस वक्त हुकूमत कोई नहीं है, बुरी हुकूमत है, वहां अभी वायलेंस है उस मुल्क में। अभी देखिए उन्होंने आजादी आप मुझे ये बताइए सीधे सीधे कि पाकिस्तान का बांग्लादेश में आज की तारीख में क्या इंटरेस्ट है? आप लोग क्यों नहीं चाहते कि बांग्लादेश में फरवरी में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो पाए? क्यों नहीं चाहते आप? देखिए हम तो जो चाहते हैं ना, मैंने क्या कहा आपको कि 2026 मुबारक और अमन का साल साबित हो। हम तो ये ख्वाहिश रखते हैं, कि बांग्लादेश में अमन हो और हिंदुस्तान अपने होश के नाखून ले ले। लेकिन इरशाद जी, कथनी और करनी में फर्क होता है ना, कहने में और करने में अंतर तो है ही। हिंदू ही क्यों टारगेट हो रहे हैं बांग्लादेश में, और जिस तरीके से षड्यंत्र रचा जा रहा है उस पर तो कुछ कहिए। देखिए मैं ऐसा नहीं है कि हिंदू वहां कत्ल हो रहे हैं, वहां इंसानियत कत्ल हो रही है। अगर कहीं भी इंसान कत्ल हो रहा है, पहले मैंने कहा, मैं बार बार दोबारा चौथी दफा रिपीट करता हूं कि पहले बंगाली स्टूडेंट कत्ल हुए, उसके बाद ये हिंदू अगर कत्ल हुए हैं तो इंसान कत्ल हुए हैं। दोनों किसी माँ के लाडले थे, किसी माँ के बेटे होंगे, किसी बहन के भाई होंगे, किसी बाप के बेटे होंगे। देखिए इस तरफ मत उछालिए, अनारकी मत फैलाइए, आप ये कट्टरपंथी हैं, मत करवाइए। रिपोर्ट सामने आई बांग्लादेश में अमन होने दीजिए। क्रिश्चियनिटी यूनिटी काउंसिल की, जिसमें बताया गया कि साल 2024 यानी कि शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से किस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है और हमलों के पीछे कट्टरपंथी हैं। देखिए मैं आपको एक अर्ज करूं कि किस तरह की रिपोर्ट्स आप दिखाते हैं। आप कभी ये भी दिखाइए कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अब अमन हो जाए। आप ये भी दिखाइए कि खुदा करे कि बांग्लादेश से दहशतगर्दी खत्म हो जाए, पाकिस्तान से दहशतगर्दी खत्म हो जाए, हिंदुस्तान दहशतगर्दों को मारने में पाकिस्तान का साथ दे। 2026 में पाकिस्तान से दहशतगर्दी खत्म हो जाए, ये दुआ थोड़ी सी बेईमानी नजर आ रही है, क्योंकि आप लोग तो पाल पोस रहे हैं दहशतगर्दों को, तो खत्म कैसे हो जाएंगे? वहां तो पाला पोसा जा रहा है। देखिए हम तो दहशतगर्दों को मारने पे लगे हुए हैं। समीर अगर अपने दिल पे हाथ रख के कहिए, क्या पाकिस्तान दहशतगर्दों को नहीं मार रहा है? क्या बिल्कुल नहीं मार रहा है, पाला पोसा जा रहा है। क्या पाला पोसा जा रहा है? मसूद अजहर कहां बैठा हुआ है? मसूद अजहर कहां बैठा हुआ है? हाफिज सईद कहां पर है? आपको मैं और वापस से जैश-ए मोहम्मद के ठिकाने बनाने शुरू कर दिए गए हैं पाकिस्तान में। देखिए मैं आपसे अर्ज करूं कि मसूद अजहर, हाफिज सईद, उसामा बिन लादेन यहां से वापस आइए। दुनिया में देखिए, दुनिया 2026 में कहां जाने वाली है। सर वापस कैसे आ जाएं आप लोग? क्या हो रहा है पूरी दुनिया में? आप लोग कहां अपने रुख में कोई बदलाव ला रहे हैं? आप लोग तो अभी भी पाल पोस रहे हैं उनको। मैं देखिए हाफिज सईद, मसूद अजहर, सबको आपने मस्जिदों के इमाम बनाकर रखा हुआ है, वहां पर पाला पोसा जा रहा है उनको। देखिए आप कह रहे हैं उनको छोड़ दीजिए, उनको भूल जाइए। कैसे भूल जाएं? बांग्लादेश में नाबालिग हिंदू लड़की लापता है, ये एक नई जानकारी देखिए सामने आ रही है। हेमंती बंधन हिया 29 दिसंबर से गायब हैं। सोमवार शाम 5 बजे के बाद से इनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। खुलना जिले के बटिया घाटा की रहने वाली चकरा खाली गांव से ये लड़की लापता है और लापता होने की सूचना मिली है। परिवार ने गंभीर तरह की आशंकाएं जताई हैं। स्थानीय प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की गई। तो बांग्लादेश के नक्शे पर एक के बाद एक आग की लपटें उठ रही हैं और इन लपटों में जल रहे हैं हिंदुओं के घर। ये अलग अलग तारीख, अलग अलग जगह, लेकिन एक ही जैसे इंसिडेंट यहां देखने को मिले हैं। हिंदुओं के घर, उनकी दुकानें और उनकी उम्मीदें
फिरोजपुर की खबर हो या फिर बात हो अलग अलग शहरों की, हिंदू परिवारों को ही टारगेट किया जा रहा है। घर के अंदर बंद करके बाहर से आग लगा दी गई। यहाँ पर ये सिर्फ हिंसा नहीं है, ये हैवानियत है, नफरत है। मेमन सिंह से लेकर खुलना तक की बात करें और फिरोजपुर की घटना तो आप देख ही रहे हैं किस तरीके से हिंदुओं की हत्या की गई है। 27 दिसंबर, 18 दिसंबर, 23 दिसंबर, ये अलग अलग घटनाएं, पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर, लेकिन यहां पर एक जैसे ही इंसिडेंट देखने को मिले हैं। हिंदुओं को टारगेट किया गया और मौत के घाट उतार डाला गया। सिवात सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, एक प्लान तो यहाँ यूनुस सरकार का फेल हो ही गया, प्रोपोगेंडा रचा गया और बोला गया कि भारत ने हादी को मरवाया। अब एक वीडियो सामने आ गया है जिसमें खुद बताया गया है कि मैं दुबई में बैठा हुआ हूं। जिस पर यह आरोप लगाया गया था उस शख्स ने ये साफ किया है कि मैं भारत में नहीं हूं, दुबई में बैठा हुआ हूं और इसमें मेरा कोई हाथ है ही नहीं। तो एक प्रोपोगेंडा तो यहाँ पर फेल हो ही गया है, लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश और पाकिस्तान षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहा है उसका अंजाम उन्हें ही भुगतना होगा। हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है। पहले तो ये देखें ओस्मान हादी को किसने मरवाया, ये सच्चाई है। भारत बार बार बोल रहा था इसमें भारत का कोई भी हाथ इन्वॉल्व नहीं है। इसको मरवाया गया है जमाते इस्लामी, अंसार इस्लाम और बांग्लादेश मुजाहिदीन, जो कि पिट्ठू हैं पाकिस्तान के ISI के। वो मोहम्मद यूनुस के इशारे पे कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनुस नहीं चाहते ये इलेक्शन हो। वो एक प्रकार से ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं कि अनरेस्ट हो और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो और किसी तरीके से ये इलेक्शन पोस्टपोन हो जाए और वो पावर में रहें जितनी देर रह सकते हैं। अब बात आती है जो भारत और अभी बांग्लादेश के रिलेशन हैं, इसके अंदर पाकिस्तान का क्या रोल है। देखो पाकिस्तान एक ऐसा देश है, वो आतंकवाद का देश है। इसके अंदर आज देखें, आज टॉप टेररिस्ट हैं जो 100, उनमें से 87 पाकिस्तान से हैं। अब जैसे इरशाद अहमद साहब बोल रहे थे कि भाई पाकिस्तान तो खुद आतंकवाद का विक्टिम है। देखो सच्चाई है, जब हिलेरी क्लिंटन 2013 में एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आई थी पाकिस्तान में, तो उसने बोला था कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और ये सोचेगा कि आपके पड़ोसी को डसेगा, एक दिन आपको डसेगा। तो ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान को आसमान से तो गिरा नहीं, ये तो आपने खुद क्रिएशन किया आपके मदरसा में। मगर दुख की बात है पाकिस्तान गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करता है। वही तो बात है ना, अभी इरशाद साहब दुआ कर रहे हैं कि 2026 बहुत अच्छा हो। हम सब ये दुआ करते हैं कि इंसानियत का साल हो 2026, ये दहशतगर्द जो हैं इनका नाश हो, ये खाक में मिल जाएं। लेकिन कहां आपकी तरफ से ऐसा कोई कदम उठाया जा रहा है? फिर वही बात कि आप लोग तो पाल पोस रहे हैं, तो कैसे आपसे उम्मीद की जाए कि आप इसके लिए कोशिश करेंगे? सही कह रहे हैं सिवाज सर। देखिए जनरल सहवाज, जो ये डायलॉग बोलते हैं हिलरी क्लिंटन वाला, ये मुसलसल 5 साल से मैं इनके जुबान से सुन रहा हूँ। देखें जनरल सहवाज सर, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने हमसे जंग लड़ी, जंग में भी हारे, उसके बाद भी आपने अकल के नाखून नहीं लिए। अब आप बांग्लादेश को तबाह बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जो आपके जंगल से अब बाहर निकल गया, अब वो आपके हाथ में आने वाले नहीं है। जितना अरसा आपने हुकूमत करनी थी, जितना अरसा मुसलमानों को आपस में लड़वाना था, आपने लड़वाया। हम तो कोशिश ये करें, देखे मैं मिसाल बैठा हूं कि मैं कह रहा हूं आइए मिलकर के काम करें दहशतगर्दी की। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, आपके आज चैनल पे मैंने कभी आपसे जंग की बात नहीं की, कभी दहशतगर्दी की बात नहीं की। शामिल होते हैं और वो तस्वीरें सामने आती हैं। देखिए जो तस्वीरें आप दिखाते हैं वो मस्जिद में बेगुनाह शहरियों की, बच्चों की, खवातीन की जनाजों में शामिल हुए थे। क्यों? वो हिंदुस्तान ने बहुत बड़ी ज्यादती की थी और उसका खमियाजा भुगता। देखिए यही तो बात है ना, तो कैसे 2026 में कैसे इंसानियत का साल होने की दुआ आप पढ़ते हैं? मुझे तो ताज्जुब होता है आपकी बातों पर। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। जैसे ही जिक्र करो आतंकियों को बेगुनाह बताने लगते हैं। आपके हिसाब से तो मसूद अजहर भी बेगुनाह है, हाफिज सईद भी बेगुनाह है और ओसामा बिन लादेन शहीद है। देखिए मैंने तो कहा इन नामों से बाहर आइए, 2026 में आइए। समीर मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि 2026 में आइए, इसको गुलो गुलजार बनाते हैं, दुनिया को, अपने खिस्से को बेहतरीन मजबूत बनाते हैं। वल्ला मैं रात भी बात कर रहे थे हम लोग बैठ करके कि काश 2026 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अगर ये पैनिक खत्म हो जाए तो इतना खूबसूरत ये खिस्सा है, इतनी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। शुरुआत तो कीजिए, हमने तो एक कई बार कहा है, शुरुआत तो कीजिए। दहशतगर्दी का खात्मा अपने मुल्क से कीजिए, तो दहशतगर्दों को एक्सपोर्ट करना बंद तो कीजिए। बिल्कुल होगा, जो आप कह रहे हैं वो मुमकिन है, ये हम भी कहते हैं। तो बांग्लादेश में आज की तारीख में जो आग लगी है उसका धुआं सिर्फ ढाका तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी लपटें भारत की सीमाओं तक पहुंच रही हैं। आज हम उस पाकिस्तानी पैटर्न को डिकोड करने जा रहे हैं आपके लिए,
जो साबित करता है कि पड़ोसी मुल्क में हो रही हिंसा अचानक नहीं बल्कि सोची समझी वॉर स्ट्रैटेजी। बिल्कुल, और इसकी टाइमलाइन भी समझने की जरूरत है। जरा इस टाइमिंग और पैटर्न को समझ लेते हैं। चुनाव में महज 40 दिन बचे हुए हैं और ठीक इसी वक्त ऑपरेशन अराजकता शुरू कर दी गई है। नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है। पाकिस्तानी टीवी पर एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है और लोकल प्रॉक्सी की बात करें तो जमात जैसे संगठन एक्टिव हो गए हैं, उन्हें राजनीतिक छूट दे दी गई है और इसी वजह से हिंसा भड़क रही है। जी हां, टारगेट फिक्स है अल्पसंख्यक हिंदू और वो संवेदनशील इलाके जहां से डर का माहौल बनाया जा सके। लेकिन असली खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा है। रावलपिंडी में बैठी आईएसआई ने अपने लोकल प्रॉक्सी यानी जमाते इस्लामी, जिसका जिक्र कर रहे थे अभी इरशाद साहब, उसे खुली छूट दे रखी है। उधर पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा का शोर नजर आ रहा है और इधर ढाका की सड़कों पर उसी नफरत का लाइव एक्शन दिख रहा है। खबर तो यह भी है कि एक बड़ी टेरर डील के तहत पाकिस्तानी आतंकियों को बांग्लादेश में एंट्री दी जा रही है। मकसद साफ है, क्रॉस बॉर्डर खेल के जरिए भारत में अस्थिरता फैलाना और हमारे पड़ोस में रची जा रही ये खतरनाक साजिश अब पूरी तरह से हो चुकी है बेपर्दा। तो अस्थिरता फैलाना ही मकसद। बांग्लादेश में अस्थिरता का फायदा उठाना चाहता है पाकिस्तान। हिंसा के जरिए भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैला रहा है। बांग्लादेश में चुनाव भी प्रभावित करना चाह रहा है। चुनाव को लेकर अब लगातार हिंसा भड़क रही है, साजिश रची जा रही है, अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में दावा। तो आइए अब आपको कुछ और डिटेल देते हैं, समझिए कैसे बांग्लादेश में अस्थिरता से पाकिस्तान को फायदा पहुंचने वाला है। पाकिस्तान का इस कदर इन्वॉल्वमेंट क्यों, यह पहला सवाल था इरशाद साहब से, जिसका जवाब उन्होंने तो नहीं दिया, लेकिन आपको बताते हैं। अस्थिर बांग्लादेश भारत की पूर्वी सीमा पर चिंता बढ़ाएगा और यह सबसे बड़ा मकसद नजर आ रहा है। बांग्लादेश संकट भारत के खिलाफ एक कारगर हथियार साबित हो सकता है, यह मानकर चल रही है पाकिस्तान की बदनाम सेना और वहां की खुफिया एजेंसी। भारत की इंटरनेशनल बदनामी के लिए यह पूरा प्रोपेगेंडा रचा गया है, यह कहीं ना कहीं साफ हो रहा है प्रगति। और जिस जमात की बात इरशाद जी कर रहे थे, जमात कट्टर संगठन का राजनीतिक इस्तेमाल संभव बताया जा रहा है, तभी तो राजनीतिक छूट दे दी गई है इन्हें। ढाका की कमजोर सरकार पर प्रेशर बनाने की कोशिश है और यह और भी ज्यादा आसान हो गया है इन संगठन की वजह से। जी हां, साउथ एशिया में तनाव का मकसद इसके जरिए पूरा हो सकेगा। कहीं ना कहीं सिवाज सर, ये जो पूरी साजिश हमने डिकोड की है, ये जो पर्दाफाश होता हुआ नजर आ रहा है, क्या इस बदनामी से अपना पीछा छुड़ा पाएगा पाकिस्तान? ये तो सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा है। जनरल मुनीर आखिर बांग्लादेश में क्यों इतने एक्टिव हैं, ये पता चल रहा है, ये समझ आ रहा है। बिल्कुल, देखो समीर, कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आईएसआई अपने फुटप्रिंट्स बढ़ा रही है। पाकिस्तान की आर्मी के काफ़ी जनरल्स इन 3-4 दिनों में आए हैं और ये सच्चाई है कि इसके ऊपर भारत के ऊपर क्या असर हो सकता है। ये बिल्कुल ठीक बोला है, जो कि नॉर्थ ईस्ट के सेपरेटिस्ट के किसी समय में चिटागोंग हिल्स में उनके कैंप थे, वो शेख हसीना की गवर्नमेंट ने उखाड़ फेंके थे। और उल्फा हो, पीएलए हो या एनएससीएन खपलांग हो, और वो सारे के सारे तोड़ दिए गए थे। अब सुनने में आया है उनको दोबारा बसाया जा रहा है चिटागोंग में और आईएसआई ये कार्य करी है। दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वहां पर रोहिंग्याज हैं 12 लाख के करीब कोक्स बाजार में, उनको आईएसआई रेडिकलाइज करके भारत में भेजने की कोशिश कर रही है। तो ये सच्चाई है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये चाहते हैं कि किसी तरीके से आतंकवादियां घटनाएं बढ़े। बिल्कुल, और कैसे साजिश रची जा रही है सर, इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां असम में बांग्लादेश से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के 11 सदस्य यहां से गिरफ्तार किए गए हैं। असम के 3 जिलों में एसटीएफ की ये बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है, जहां पूर्वोत्तर भारत को अस्थिर करने की साजिश रची जा रही थी। खुफिया एजेंसियों ने अब अलर्ट कर दिया है। और देखिए, त्रिपुरा के अगरतला से भी एक स्लीपर सेल अरेस्ट किया गया है। इमाम महमूद काफिला मॉड्यूल का ये आतंकी पकड़ा गया है। एसटीएफ के ऑपरेशन प्रघात से ये बड़ी साजिश नाकाम की गई है। टारगेट थे पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा के युवा।
तो बांग्लादेशी कट्टरपंथ एजेंसियों ने ध्वस्त किया, अलर्ट मोड पर कर दिया है। हुआ क्या है, खबर क्या है, बिग वॉल के जरिए आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। असम में जेएमबी के 11 खूंखार आतंकी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और यह साजिश रची जा रही थी। त्रिपुरा के अगरतला में भी एक स्लीपर सेल अरेस्ट हुआ, यानी कि पूर्वोत्तर भारत में यह साजिश रची जा रही थी, जिसमें अब 11 गिरफ्तारियां हो गई हैं। जी और कनेक्शन देखिए, बांग्लादेश के जो कट्टरपंथी हैं वो नॉर्थ ईस्ट को लेकर, हमारे पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर कैसी कैसी धमकी दे रहे हैं, कैसी कैसी बयानबाजियां की जा रही हैं। इमाम महमूद काफिला मॉड्यूल का ये आतंकी पकड़ा गया है, ये एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। एसटीएफ के ऑपरेशन प्रघात से ये बड़ी साजिश नाकाम हुई है और कनेक्शन कहीं ना कहीं जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। पूर्व आकाश डिजिटल प्लेटफॉर्म से इन्हें भर्ती किया जाता था, जो भर्ती का मॉड्यूल है उसके बारे में भी पता चला है, पर्दाफाश हुआ है। ऑनलाइन ऐप के जरिए हथियार चलाने की बाकायदा इन्हें ट्रेनिंग दी जा रही थी। अब इनसे पूछताछ की जाएगी तो पता चलेगा कि आखिर इनका मकसद क्या था। पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा के युवा इनके टारगेट पर थे, उन्हें भड़काने का काम किया जा रहा था। तो खास तौर पर युवाओं को यहां पर टारगेट किया जा रहा था। बढ़ते आगे और हादी हत्याकांड में यूनुस का दावा झूठा साबित हुआ है। दुबई में है उस्मान हादी का हत्यारा। अभियुक्त फैजल करीम मसूद ने वीडियो जारी कर इस बात की जानकारी दी है। হত্যাকাণ্ডের সাথে আমার জড়িত থাকার কথা জানেন। আসলে প্রকৃতপক্ষে আমি হাদি হত্যার এই ঘটনার সাথে কোনোভাবেই জড়িত না। এটা একটা মিথ্যা বানোয়াট, একটা চক্রান্ত, যার কারণে আমি দেশ ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হয়েছি। আমি দেশ ছেড়ে চলে এসেছি এখন দুবাইতে। तो सच खुद ब खुद सामने आ रहा है और मोहम्मद यूनुस की सरकार की तरफ से एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा जो फैलाया गया उसकी हवा तो हादी के हत्यारे ने दुबई में बैठकर निकाल दी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। और ये फ्रंट है ताइवान का। ताइवान के वायु सीमा उल्लंघन को लेकर चीन ने तोड़ दिए सभी रिकॉर्ड्स। ताइवान के पास उड़ते नजर आए 207 चीनी फाइटर जेट्स। चीन और ताइवान के बीच तनाव चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। चीन ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 207 चीनी फाइटर जेट्स ने एयर स्पेस को वायलेट किया है ताइवान के। ताइवान पर शी का कब्जा दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होगा। और बड़ा खतरा यह है कि 30 दिसंबर 2025 वो तारीख साबित हुई है जब चीन और ताइवान के बीच भड़की आग ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। चीन के जस्टिस मिशन 2025 के दूसरे ही दिन ताइवान के चारों ओर युद्ध का फुल स्केल रिहर्सल शुरू कर दिया। पीएलए ने लाइव फायर एक्सरसाइज की। चीन की रॉकेट फोर्स ने ताइवान की तरफ रॉकेट दागे। समंदर, आसमान और जमीन तीनों मोर्चों से ताइवान को पूरी तरह घेरकर उसका कनेक्शन बाकी दुनिया से काट दिया गया। सात अलग अलग जोन बनाकर 10 घंटे तक लगातार फायरिंग हुई। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और रॉकेट फोर्स पीएलए की हर विंग एक साथ मैदान में उतर गई। चीन ने बॉम्बर उतारे, फाइटर जेट्स उड़ाए, वॉरशिप्स तैनात की, ड्रोन ऑपरेशन किए,
बैलिस्टिक मिसाइल यूनिट्स तक अलर्ट कर दी गई। ताइवान के की पोर्ट्स को टारगेट किया गया। कोस्ट गार्ड ने भी ताइवान के चारों ओर पहरा कड़ा कर दिया। यह कोई ड्रिल नहीं थी, यह संदेश था कि अब चीन जब चाहे ताइवान का गला घोंट सकता है, उसे हर तरफ से सीज कर सकता है और ताइवान की रखवाली का दावा करने वाला अमेरिका और जापान कुछ नहीं कर सकते। ताइवान तक जाने का ना समंदर से कोई रास्ता छोड़ा, ना हवा से उड़ा। चीन ने ताइवान ही नहीं, पूरे ताइवान स्ट्रेट को ही दुनिया से काट लिया। और जैसे ही चीन ने लाल घेरा कसा, पूरा ताइवान रेड अलर्ट पर चला गया। ताइवान की सेना हथियार डिपो की ओर दौड़ती दिखाई दी। चीन की घेराबंदी के जवाब में ताइवान ने भी अपनी सैन्य तैयारी दिखा दी। चीन के जस्टिस मिशन 2025 के जवाब में ताइवान ने रैपिड रिस्पांस एक्सरसाइज की। लेकिन हकीकत यही है कि ताइवान की पूरी तरह नाकाबंदी हो चुकी है और इसका असर सिर्फ ताइवान पर ही नहीं पड़ा, दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई। ताइवान दुनिया का सबसे बड़ा चिप हब है, जहां से आधी दुनिया के चिप्स निकलते हैं। 80% एडवांस चिप्स यहीं बनते हैं। दुनिया के सबसे बड़े चिप हब की सप्लाई लाइन कटी तो इंडस्ट्री सप्लाई पर भी ब्रेक लग गया। दुनिया भर का इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, डिफेंस, हर सेक्टर खतरे में आ गया। चीन की घेराबंदी से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर सीधा हमला हुआ। एक ही दिन में 1 लाख से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की उड़ानें रद्द या डाइवर्ट करनी पड़ गई। करीब 300 डिपार्चर, 265 अराइवल, 296 ट्रांजिट फ्लाइट्स प्रभावित हुई। ताइपे के 14 में से 11 एयर रूट्स ठप हो गए। घरेलू उड़ानों में भी हजारों यात्री फंसे। और अब यूरोप भी डरा हुआ है। जर्मन विदेश मंत्रालय साफ कह रहा है, हम चीन की सैन्य कार्रवाई को गंभीर चिंता के साथ देख रहे हैं, क्योंकि यह सिर्फ एशिया की लड़ाई नहीं है, यह वैश्विक व्यवस्था पर हमला है। अगर चीन ताइवान स्ट्रेट पर कंट्रोल कर लेता है तो दुनिया को $10 ट्रिलियन का झटका लग सकता है। वैश्विक जीडीपी का 10% तक उड़ सकता है, क्योंकि दुनिया का 20% समुद्री व्यापार इसी रास्ते से गुजरता है। अकेले अमेरिका को $1.6 ट्रिलियन का नुकसान होगा। दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था को 3 से 6% तक की चोट लग सकती है। अगर चीन ने ताइवान पर कब्जा कर लिया या घेराबंदी लंबे समय तक जारी रखी तो सेमीकंडक्टर की कीमतें आसमान छू लेंगी और दुनिया के सामने 2008 से भी बड़ा आर्थिक संकट आने का खतरा पैदा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दिखा रहे हैं हनुमानगढ़ी पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आज द्वादशी का कार्यक्रम जिसको लेकर तैयारियां भव्य की जा रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ मौजूद हैं और सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ध्वजारोहण भी करेंगे। हनुमानगढ़ी की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो दूसरी वर्षगांठ प्राण प्रतिष्ठा की और इसको लेकर भव्य तैयारियां की गई हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचे हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हनुमानगढ़ी की, जहां पर साधु संतों द्वारा भी तमाम तैयारियां की गई। अयोध्या में आज रामलला प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी की दूसरी वर्षगांठ मनाई जा रही है और इस उपलक्ष्य में, इस मौके पर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। श्रद्धालु हनुमानगढ़ी जरूर पहुंचते हैं और ये हनुमानगढ़ी के प्रसिद्ध मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूजा अर्चना करते नजर आ रही हैं।